हाँ जी बच्चों, देखो आ गए हम लोग एक नई सीरीज के साथ। ये टारगेट करेगा किसको? उन बच्चों को जो नवंबर और दिसंबर में या तो अपना अटेम्प्ट पहली बार दे रहे हैं, या अभी जो बीता हुआ अटेम्प्ट है उसमें कोई भी रीजन से किसी भी पेपर में दिक्कत आई, या फिर आपका एग्रीगेट शॉर्ट रह गया और आप रिपीट कर रहे हो अपना नवंबर या दिसंबर का जो अटेम्प्ट है वो अगर आप रिपीट कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये बैच टारगेटेड है। ओके, यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग बहुत एक बैलेंस मेंटेन करके चलें, जिसमें स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी स्पीड रहेगी। और साथ में ये अपने को कोशिश करनी है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम लोग कवर करके चलें। ठीक है, चलो। अब मुझे आपसे क्या चीजें चाहिए भाई? दो चीजें मुझे आपसे दरकार है, बहुत बहुत रिक्वायर्ड है। पहला तो ये कि आप मुझे ये बताएं, आपकी प्रिपरेशन जो अभी चल रही है वो आपकी आपकी जो गाड़ी है प्रिपरेशन की, वो कौन से गियर में चल रही है, आप मुझे बताओ। ये न्यूट्रल अभी तक आपने लगाया हुआ है, या फर्स्ट गियर में आ गई है गाड़ी सर, या सेकंड गियर है, थर्ड गियर है, फोर्थ गियर है? कौन सा गियर आपने लगा के रखा हो, या फिर अभी रिवर्स में जा रही है? पता नहीं क्यों एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपकी पढ़ाई और बुरी होती जा रही है। जो भी है आप ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो बच्चे, जब तक आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा नहीं, तब तक आप इस वीडियो से जुड़ नहीं पाओगे और इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपना प्रेजेंस मार्क कीजिए। दूसरी चीज, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको जो भी वीडियो आप पूरा देखते हो उसके बाद आपको जो भी डाउट आता है किसी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में, वो आप कमेंट में हमसे पूछिए, और उसके बाद उसको अगली वीडियो में क्या करा जाएगा, एड्रेस करा जाएगा। और आप ये बताइए कि आप अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज जो मेरा सीक्वेंस है मैं उस सीक्वेंस में लेकर के चलूंगा, और मेरा सीक्वेंस ये रहेगा बच्चे कि सबसे पहले वो काम करेंगे जो आसान भी हो और जिसमें नंबर भी आते हो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहे, थोड़ा सा बेहतर होता जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता जाए। और उसके बाद जो थोड़ा रिलेटिवली, जो थोड़ा सा जिसमें मुश्किल आती है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, उन चीजों को हम क्या करेंगे, एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक की बात हमने करी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, टेस्ट, आपको मालूम है मैं हमेशा से ये बात कहता हूं, आज भी ये बात कर रहा हूं, स्टडी रिवीजन टेस्ट, स्टडी रिवीजन टेस्ट, यही एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है। ओके, तो आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे, अगर आप पहली बार एग्जाम हॉल में जाओगे और वहां पे आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो, यकीन मानिए आपको लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन थी उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, और आप देन एंड देयर वहां बैठ के उनको ठीक नहीं कर पाओगे। तो गलती आप कहाँ कहाँ पे कर रहे हो? देखो, होता क्या, मैं पढ़ाऊंगा, आप भी क्या बोलोगे, हाँ सर तब तो ठीक ही लग रहा है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको ठीक लग रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपने एग्जाम हॉल में जाकर के जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, तो वहां पे चीजें उस तरीके से नहीं फंक्शन करेंगी जैसा आप सोच रहे हो। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको टेस्ट अपियर करना ही होगा। तो आप जितना ज्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बात समझ गए? कोई एतराज यहां तक बताओ? चलो सर, यहां तक तो हमने देख लिया। अब देखते हैं और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या रहेंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई देखो, यहां तक हुआ, हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। चलो सीक्वेंस चेक करते हैं। सीक्वेंस में देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो टॉपिक्स एक तो हमारा इजी भी रहे, क्या रहे हमारा, इजी, और साथ में क्या हो, स्कोरिंग, यानी वो एग्जाम में भी आता हो और पढ़ने में भी हमारे लिए क्या हो, आसान। तो ये आप इसको लेकर के चलिए, कैटेगरी ए में लेकर चलो। ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपको एग्जाम में मार्क्स भी दिलाएगा। समझ गए बात को? तो इसमें हमारी सबसे पहली चीजें को ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट मैटर है, उस पर हम लोग आने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा सर, जहां से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ गए? देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बात नंबर एक, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज है नहीं। ये क्या रहता है आपका, एक तो देखो 10 नंबर का आएगा एग्जाम में, पक्का पक्का है वो। दूसरी बात, इसमें जर्नल वर्नल का कोई चक्कर है नहीं सर, कोई लोड लेने वाली बात है नहीं, जस्ट प्लस माइनस करते जाना है, आपका आंसर निकल के आ जाता है। और 10 मार्क्स का तो है ही है। तो ये सर इजी भी पड़ता है, और हमने पढ़ा हुआ भी है 11th, तो ये अपने को इजी भी पड़ता है और ये स्कोरिंग भी है, और हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके सर, चलो सबसे पहली बात ये आपको सोच के चलना है कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, और इसके लिए व्हाट एवर इट टेक्स, जो भी करना पड़े आपको ये अटेम्प्ट पास करना है। एक्सक्यूज मत लीजिएगा, याद रखिएगा,
जो जीतना चाहते हैं ना वो रास्ते ढूंढते हैं, जो जो नहीं जीतना चाहते वो बहाने ढूंढते हैं। आप बहाने मत ढूंढो, आपको रास्ते ढूंढने, आपको वेज ढूंढना है, कोई भी काम को करने का तरीका ढूंढना है, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेंगे आप। ठीक है, ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले अच्छा स्टेट ऑफ माइंड रखो कि सर ये सब चीजें तो ऑलरेडी हम लोग 11th में और 12th में पढ़ के आए हैं, और वहां पे जब हमें इतने अच्छे नंबर आए, हमने इतना अच्छा स्कोर किया, तो सर यहाँ पे तो उससे तो आसान ही पड़ेगा ना, पढ़ी हुई चीज दोबारा से पढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल कर देगा ये आपके लिए। ये स्टेट ऑफ माइंड रखिए और इसके साथ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चल। तो बीआरएस के अंदर सर सबसे पहली चीज अपने को क्या समझनी है, इसमें देखो एक वर्ड आता है रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल करना। यानी कोई दो चीज है जो अगर दोनों एक एक लेवल पे है, जैसे आप लोग देखा होगा जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और वहां पे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच नहीं करता, तो वहां पर भी उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। कैसे? या तो गलती ढूंढ के रिकंसाइल करते हैं, नहीं तो फिर सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। बात खत्म करो, बाकी बात में देखा जाएगा। रिकंसाइल करने का मतलब होता है कोई भी दो बैलेंस जो आपस में मैच नहीं कर रहे उसको मैच करने का तरीका। बात समझ गया? तो होता क्या है देखो, आप समझो एक चीज को, सबसे शुरू में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये है नजरिया, पर्सपेक्टिव। किस एंगल से, किस व्यू पॉइंट से आप देखते हो, ये आप समझ जाओगे, चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, आपको ये तो मालूम है सर, कोई भी चीज दुनिया में इनकम या एक्सपेंस या एसेट या लायबिलिटी नहीं होती। होता क्या है कि देखो, नजरिए की बात होती है, आप किस नजरिए से देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर रेंट की बात हम लोग करते हैं, रेंट, तो जो बंदा रेंट को पे कर रहा है उसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। मगर जो बंदा उस रेंट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसके लिए वो क्या रहेगी, उसके लिए तो इनकम होगी। समझ रहे हो? जो टीनेंट है वो रेंट को क्या करेगा, डेबिट। एट द सेम टाइम उसी रेंट को लैंडलॉर्ड क्या करेगा, वो तो सर क्रेडिट करेगा ना। समझ रहे हैं? और कोई चीज लेके चलो, फॉर एग्जांपल आप चलो लेके गुड्स, गुड्स, कोई आदमी उसको क्या करता है, परचेज करता है। अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो किसी से तो परचेज कर रहा हूं जो मेरा सप्लायर है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं हम लोग। सपोज करो गुड्स की बात करते हैं, तो गुड्स की अगर आप बात करो तो दो लोग तो होंगे ही होंगे। एक तो सर यहाँ पे कौन होगा, अपना सप्लायर होगा जो सामान बेच रहा है। एक अपना कौन होगा, कस्टमर होगा, या फिर रेसिपिएंट होगा जो गुड्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, सप्लायर के एंगल से देखो तो वो क्या एंट्री पास करेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन सेम ट्रांजैक्शन को कस्टमर क्या लिखेगा, वो लिखेगा सर परचेजेस अकाउंट डेबिट, मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कौन, सप्लायर, सप्लायर। बोलिए, बात समझ रहे हैं? तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी, और वो क्या कि सर सप्लायर कस्टमर को डेबिट कर रहा है, मगर एट द सेम टाइम जो कस्टमर है वो सप्लायर को क्रेडिट कर रहा है। अच्छा, कस्टमर के एंगल से अगर आप देखो तो जो चीज इनकम है, सॉरी सप्लायर के एंगल से देखो, जो चीज इनकम है वो कस्टमर के एंगल से क्या है, एक्सपेंस। आप जिस चीज को क्रेडिट कर रहे हो उसी चीज को कस्टमर क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। बोलिए, ये बात आप समझ रहे हैं? ये चीज समझ जाओगे तो इस चैप्टर में फिर कोई दम नहीं रहता। तो चलिए इस चीज को देखते हैं सर। अब हमारे देखो दो जगह पे ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। पहला कहां पे, एक तो ये आपका बीआरएस वाला चैप्टर, और दूसरा एक चैप्टर और आता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वहां भी ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी एक ड्रॉर होगा, एक ड्रॉई होगा, तो अपने को दोनों के एंगल से देखना रहेगा। यहाँ पे भी कस्टमर होगा और बैंक होगा, अपने को दोनों के एंगल से भी क्या करना होगा, देखना होगा। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं इसको किस एंगल से सर, कस्टमर और बैंक के एंगल से। दो लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लो कस्टमर, यानी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्या करा है, बैंक में अकाउंट ओपन किया है। सपोज करिए हम उस कस्टमर का, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर चलते हैं यूनिकॉम। ओके, यूनिकॉम, यूनिकॉम ने क्या किया सर, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में क्या करा, इन्होंने अपना अकाउंट ओपन करा। ओके, तो अभी यूनिकॉम कौन हो गए सर, हमारे कस्टमर हो गए बैंक के, और ये कौन हो गया, हमारा बैंक हो गया। अब बात को समझिएगा, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, दो तीन बातें शुरू में क्लियर कर लो, चैप्टर आपके फिंगर टिप पे होगा, बिलीव। सुनिएगा, जब कस्टमर पैसा जमा करता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज को ना बिजनेस के एंगल से देखते हैं। ये है बिजनेस,
और ये है बैंक। ओके, तो अभी बिजनेस के एंगल से देखो, जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे तो बिजनेस अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा, उसके पास से पैसे जाएंगे तो वो क्या लिखेगा, टू कैश अकाउंट, और ऊपर में क्या लिख देगा, बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या सर, कैश अकाउंट। जब आप क्या करोगे, बैंक में पैसे जमा करोगे। मगर याद रखिएगा, जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आपके लिए एक एसेट क्रिएट हो गया, आपने वहां पे पैसे जमा करे, आपके लिए एसेट क्रिएट हो गया। मगर बैंक के ऊपर तो वो लायबिलिटी बन गई, तो बैंक उसी सेम चीज की एंट्री क्या पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। बोलिए, बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, आप बैंक को क्या कर रहे हो, जब आप पैसे क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, जब आप पैसे क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो आप बैंक को क्या करते हो, डेबिट, मगर बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट। कोई ऐतराज तो नहीं है इसमें, इसको मैं लिख लूं कहीं पे, सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट व्हाट वी डू एंड व्हाट बैंक डज, व्हाट वी डू एंड व्हाट बैंक डज। जब भी आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो आप बैंक को क्या करते हो, डेबिट करते हो, मगर बैंक आपको क्या करता है, बैंक आपको क्या करता है सर, क्रेडिट करता है। बोलिए, पहली बात आपको समझ में आई? बोलो, कोई ऐतराज यहां तक? ठीक है सर, ये आपको समझ में आ गया। अगली बात सुनिएगा, जब आप पैसे विथड्रॉ करते हो, जब भी आप क्या करते हो, पैसे विथड्रॉ करते हो, बताओ आप क्या एंट्री पास करोगे, आपको तो पैसे मिलेंगे, तो आप एंट्री पास क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर आपके लिए कौन रहेगा, बैंक, या फिर आप बोलो आपका एसेट कम हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर टू बैंक अकाउंट। मगर 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 इसी चीज को बैंक कैसे लिखेगा, उसके पास से तो कैश जा रहा है, तो वो कैश को करेगा क्रेडिट, और आपको क्या करेगा, आपको वो डेबिट करेगा, क्योंकि आप उसके लिए रिसीवर है, तो कस्टमर्स अकाउंट को वो क्या करेगा सर, डेबिट करेगा। बात समझ में आ रही है? यानी जब अपन क्या करते, पैसा विड्रॉ करते, तो हम लोग बैंक को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, मगर बैंक हमें क्या करता है, बैंक हमें क्या करता है, डेबिट करता है। मैं इसको देखो एक चीज लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, तो हमारा एक एसेट जो है इंक्रीज कर जाता है, मगर बैंक के एंगल से देखोगे ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज करती है। और जब हम लोग पैसा बैंक से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो हमारा एसेट डिक्रीज कर जाता है, मगर बैंक के एंगल से देखोगे तो लायबिलिटी डिक्रीज करती है। अगर ये समझ में आ गया तो हाँ बोलो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, आपको ये चैप्टर ही पूरा समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज आप देख ले। चलो अब देखो, यानी अगर आप एक बात बताओ, आपके पास बैंक में अगर 5 लाख रुपए जमा है, तो आपके एंगल से ये क्या है, एसेट है आपका। यानी मैं इसको दूसरे एंगल से अगर एक बात बोलूं, तो अगर मेरा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, यानी मेरा डिपॉजिट बैलेंस है, मेरा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस, ये देखो ध्यान से, मेरा बैंक के अंदर क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, यानी मेरे पैसे जमा है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया मेरा बैंक में जमा है, तो मेरे पास तो एक एसेट है, तो मैं इसको अपने लिए क्या मानूंगा, एसेट। मगर बैंक के एंगल से अगर आप देखोगे तो ये क्या होगी, लायबिलिटी। क्यों, मैंने बैंक में पैसे जमा कर दिए 5 लाख, तो बैंक के ऊपर तो एक लायबिलिटी है ना कि कस्टमर का 5 लाख रुपया मेरे पास है। मगर अगर ओवरड्राफ्ट है, क्या है सर, ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक से पैसे क्या कर रहे हुए हैं, बोरो किए हुए हैं, तो अगर आप मेरे एंगल से देखोगे तो वो क्या बनेगी बात सर, लायबिलिटी। मगर बैंक ने तो आपको उधार दे रखा है, तो बैंक के एंगल से अगर आप चेक करोगे तो वो क्या बनेगा सर, हमारा एसेट। तो पहले ये चीज आप देखो ध्यान से, इसमें अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे बेशक बेशक बताइए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, जब भी अपन क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते, तो हम बैंक को क्या करते हैं, डेबिट, बिकॉज हमारा एसेट बढ़ेगा, बैंक में और पैसे जाएंगे, हमारा और एसेट बढ़ेगा, ठीक है। मगर बैंक के लिए हम क्या बन जाएंगे, एज अ क्रेडिटर। ओके, तो बैंक हमसे पैसे ले रहा है, उधार पे ले रहा है, तो बैंक हमें क्या करेगा सर, क्रेडिट करेगा। ये देखो दिख रहा है आपको? लेकिन जब ही हम लोग क्या करेंगे, बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे, तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे और बैंक हमें क्या करेगा, डेबिट करेगा। बिकॉज जब आप बैंक से पैसे निकाल लेते हो तो क्या होता है सर, बताओ 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 क्या होता है,
आपका एसेट कम हो जाता है और बैंक की लायबिलिटी कम हो जाती है। अब सुनो, प्रैक्टिकली अगर आप एक चीज देखोगे ना, आपने कभी मिनी स्टेटमेंट देखा है? या आप अगर कोई फोन पे या पेटीएम वगैरह कोई ऐप यूज करोगे तो आप वहां पर एक चीज नोटिस करोगे, जब आप पैसे विड्रॉ करते हो ना, तो आपको लगता है कि सर हमारा अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए, मगर जब वो मिनी स्टेटमेंट निकल के आता है या वो जो ट्रांजैक्शन की समरी निकल के आती है उसमें वो डेबिट कर देते हैं। आप सोचो क्यों डेबिट करते होंगे? और जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आप क्या घर पे आके बोलते हो हमने बैंक में पैसे जमा करे, बैंक को डेबिट कर दिया, मगर आप मिनी स्टेटमेंट निकाल के देखो उन्होंने क्या करा है, उसके सामने क्रेडिट लिखा हुआ है। बताइए क्यों करा है? भाई इसलिए करा है कि कोई भी, देखो वो अकाउंटेंट है, उसको सैलरी कौन दे रहा है? जिसने वो चीजें लिखी उसको सैलरी कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो वो किसके एंगल से लिखेगा? बैंक के एंगल से या तुम्हारे एंगल से? बात समझ रहे हो? तो इसलिए क्या होता है बच्चे, जब आप क्या करोगे, बैंक से पैसे विड्रॉ करोगे ना, तो आपको ये डेबिट होता हुआ दिखेगा, और जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे तो आपको ये क्या होगा, क्रेडिट होता हुआ दिखेगा। तो ये है आपका एंगल, मगर आपको चेकबुक में, सॉरी पासबुक में या मिनी स्टेटमेंट में आपको ये दिखेगा, और आपका एंगल जब ये बताएगा तो आपको मिनी स्टेटमेंट में ये। ये बात प्लीज 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 अच्छे से समझ लेना, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाकी सब टाइम पास है। मैं आपको बता रहा हूं सब टाइम पास है। समझ गए? अब होता क्या है, देखो यहां तक समझ गया पूरी तरह से? अगर जिनको भी दिक्कत आए आप यहां पॉज करो, आराम से सोचो, या पीछे जाकर के दोबारा से इसको देखो और फिर आगे बढ़ना यहां से। ठीक है, चलो अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं। तो सर अब ये रिकंसाइल करने का क्या मतलब है? हमने क्रेडिट करा तो उसने डेबिट कर दिया, हमने डेबिट करा तो उसने क्रेडिट कर दिया। ठीक तो है सर, डेबिट क्रेडिट का ही फर्क आएगा ना, डेबिट क्रेडिट का ही फर्क आएगा, बट अमाउंट में तो फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा डेबिट बैलेंस कितना है, 1 लाख, और बैंक क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस कितना है, वो भी बोलेगा 1 लाख। सर प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। और मेरा बैलेंस कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा सर? कैश बुक के बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में रिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्रेडिट बैलेंस जो बैंक का बैलेंस है वो कहां रिफ्लेक्ट करेगा? वो अपने पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा। या तो पासबुक में करेगा, या फिर आजकल पासबुक तो कोई प्रिंट करवाता नहीं है, तो आप ले लो मिनी स्टेटमेंट। जो आप जाओगे ना एटीएम से विड्रॉ करने, तो मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है, या ट्रांजैक्शन समरी, जो भी आप ले लो। ये कौन प्रिंट करता है? ये कौन प्रिंट करता है? ये प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड बाय बैंक्स अकाउंटेंट। इसको कौन बना रहा है सर? बैंक अकाउंटेंट बना रहा है। इसीलिए ये किसके एंगल से बनाया जा रहा है? ये बैंक के एंगल से बनाया जा रहा है। समझ गए बात को? और ये जो कैश बुक है इसको कौन प्रिपेयर कर रहा है? इसको प्रिपेयर कर रहा है प्रिपेयर्ड एंड क्या, प्रेजेंटेड, प्रिंटेड, जो भी लिख लो आप, प्रिंटेड बाय अवर अकाउंटेंट। ये हम है, ये हम है, ये हमारा अकाउंटेंट ये काम कर रहा है। बोलो बात समझ गए? यहां तक कोई ऐतराज? तो भाई क्या होता है, अमूमन आप देखोगे तो बराबर रहेगा, बस ये रहेगा कि मिरर इमेज होएगा। जब आप डेबिट बोलोगे वो क्रेडिट बोलेगा, जब आप क्रेडिट बोलोगे वो डेबिट बोलेगा, मगर अमाउंट क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। मगर कभी कभी होता क्या है कि अमाउंट भी अलग हो जाता है। अमाउंट भी देखो, पहला डाउट आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सर डेबिट और क्रेडिट का क्या लोचा है। तो इसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है, जिसको आप डेबिट बोलोगे उसको वो क्रेडिट बोलेगा, बस ऐसे ही चलता है। मैं आपको एक बात बोलूं, सोचना, सपोज करो एक परिवार ये, एक परिवार ये, यहाँ की लड़की है, यहाँ का लड़का है, इन दोनों की शादी हो गई, इन दोनों की शादी हो गई। अभी शादी होने के बाद आप देखो क्या है, यहां पे ये क्या है, डॉटर है कि नहीं है? मगर इस फैमिली में जाने के बाद ये क्या बन जाती है, डॉटर इन लॉ। और ये बंदा जो है, ये बंदा यहां पे तो सन है, मगर जब ये बंदा यहां पे आता है तो ये क्या बन जाता है, सन इन लॉ। ये क्या बन जाता है, सन इन लॉ। तो भाई नजरिए का फर्क है। तो आप इसको डेबिट बोलोगे तो यहां जाकर के ये इसको क्रेडिट बोलेगा। अच्छा, आप किसी चीज को क्रेडिट बोलोगे उसको यहां जाकर के ये डेबिट बोलेगा। बट दिक्कत कब नहीं आती, जब अमाउंट सेम हो। अगर अमाउंट सेम हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है बताइए, जब अमाउंट में गड़बड़ हो जाए।
ठीक है, जैसे मान लो 31 मार्च को मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक में फोन किया और मैंने पहले अपने अकाउंटेंट से पूछा, मैंने बोला एक बात बता, मेरे अकाउंट में कितने पैसे जमा है? उसने बोला 5 लाख। ओके, तो उसने बोला सर 5 लाख का डेबिट बैलेंस है। अगर मेरे बैंक के अकाउंटेंट ने क्या बोल दिया, हाँ सर 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बोलूंगा ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसने बोल दिया सर आपके अकाउंट में तो 4.5 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, तो आती है दिक्कत। समझ गया? इस केस में आती है दिक्कत। और यहां पे हमारा पिक्चर में आता है कौन सा चैप्टर? सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बोलो बात समझ में आई? यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा पेपर वर्क है जो कैश बुक को और पासबुक को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है, अगर उनमें कोई डिफरेंस हो तो। समझ गए बात? तो चलिए, होना आइडियली क्या होना चाहिए कि कैश बुक में जितना डेबिट है उतना क्या होना चाहिए, पासबुक के अंदर क्रेडिट होना चाहिए। और कैश बुक के अंदर अगर बाई चांस मान लो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट है, तो वो पासबुक के अंदर क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, उतना सेम टू सेम अमाउंट होना चाहिए। बट जब ऐसा नहीं होता है तो हमारा ये चैप्टर पिक्चर में आता। बात यहाँ पे हुई समाप्त। कहिए यहां तक की बात आपको समझ में आई? पक्का पक्की बोलो। ये सब सारी चीजें दे रखी हैं, ये सब बाकी बाद में पढ़ते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। टाइमिंग डिफरेंस वगैरह और ड्यू टू एरर्स वगैरह सब देख लेंगे, सब इन ड्यू कोर्स देख लेंगे, अभी इतनी चिंता मत करो आप। अभी आप बस इतने पे ध्यान रखो, जितना मैंने आपको बताया उतनी सी चीज पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई ऐतराज? आगे बढ़ू मैं? चलो, तो भाई चलिए, अब बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। सर बैंक क्या बनाता है? पासबुक बनाता है। होता वो मेरे पास है, लेकिन उसको प्रिंट कौन करता है? मैं उसको प्रिंट नहीं कर सकता, उसको प्रिंट कौन करता है? बैंक प्रिंट करता है। चलो, तो बैंक पासबुक जो होता है वो होता है प्रिपेयर्ड बाई बैंक्स अकाउंटेंट। ये कौन प्रिपेयर करता है? बैंक का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है भाई? अच्छा, और कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? वो हमारा अकाउंटेंट जो है वो प्रिपेयर करता है। चलो, ये देखो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन कस्टमर बुक, इन कस्टमर्स बुक, यानी प्रिपेयर्ड बाई अवर अकाउंटेंट, प्रिपेयर्ड बाई अवर अकाउंटेंट। और बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक, ये होता है प्रिपेयर्ड बाई बैंक अकाउंटेंट। बस आपको ये समझना है। बोलो हाँ या ना? आपको बस ये समझना है कि ये दो अकाउंटेंट तो अलग अलग जगह पे बैठे हैं, और अगर उनका बाई चांस मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको रिकंसाइल करेंगे, उनमें आपस में समझौता कराएंगे। और इस समझौते का नाम क्या है? BRS। और याद रखिएगा, आगे जाकर के आपको कभी कभी ना वो इमोशनल हो जाता है दिल हमारा, हमें लगता नहीं ये तो ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। भाई इस चैप्टर में आप दिल से नहीं सोचोगे, जो मैं आपको बोलूंगा आप सिर्फ वो सोचोगे, दिमाग से सोचना है। चैप्टर 2 मिनट का है। समझ गए बात? आगे बढ़े। चल, बीआरएस ठीक है। कॉज ऑफ डिफरेंस क्या होता है मालिक? एक तो टाइमिंग डिफरेंस होता है। देखो चलो अब थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं। कॉज ऑफ डिफरेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलो, मैंने क्या करा, बैंक में 1 लाख रुपए का चेक जमा किया, 1 लाख रुपए का चेक जमा किया, तो मैं तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, मगर वो चेक क्लियर होने में 5 दिन लग गए। तो बैंक मेरे अकाउंट को क्रेडिट कब करेगा? 5 दिन के बाद। और मान के चलो बीच में हमारा मंथ एंड आ गया, या उससे भी बुरा ईयर एंड आ गया, तो मैं तो बोल रहा हूं कि नहीं मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, मगर बैंक कह रहा है नहीं नहीं मैंने तो आपसे 1 लाख रुपए लिए ही नहीं है अभी तक। मैं कह रहा हूं मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, बैंक कह रहा है मगर हमने तो अभी तक लिया ही नहीं है। तो ये हो जाता है कौन सा डिफरेंस? सर टाइमिंग का डिफरेंस। जो चिंता की बात नहीं है, 5 दिन में ये डिफरेंस ठीक हो जाएगा, बट दिक्कत क्या आई, बीच में आपका मंथ एंड, क्वार्टर एंड या ईयर एंड आ गया। समझ गए? तो ये हो गई टाइमिंग वाली बात। या सपोज करो ना, मैंने क्या करा, किसी को एक चेक दिया, तो देते के साथ मैंने क्या बोला कि मैंने तो बैंक से पैसे निकाल लिए, मगर वो बंदा चेक अपने ड्रॉर में रख के भूल गया, या वो बंदा अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं है, या वो बंदा बैंक पहुंच भी गया तो अभी तक पैसे का जो ट्रांजेक्शन या जो चेक का जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना था वो नहीं हुआ है। तो मैं बोलूंगा मैंने पैसे निकाल लिए, मगर बैंक क्या बोलेगा, ना ना हमने तो अभी तक दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है? ये कौन सा डिफरेंस है? सर टाइमिंग वाला डिफरेंस। समझ गए? पक्का? चलो, फिर क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन वाले डिफरेंस होते हैं। ये डिफरेंस क्या होते हैं कि देखो बैंक क्या करता है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपसे पूछे बगैर करता है, आपसे पूछे बगैर जो है बैंक बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है। जैसे
आपको आपके बैंक में पैसे जमा है तो वो आपको इंटरेस्ट देगा ना, तो देगा तो आपसे पूछ के थोड़ी ना देगा, वो तो इंटरेस्ट दे देगा। अब उसने आपको दे दिया, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको पैसे मिले हैं, ठीक है, तो आपने उसको नहीं लिया मगर बैंक वालों ने आपके अकाउंट में डाल दिया, आपने अपने बुक्स में उसको नोट किया ही नहीं है अभी तक, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ गए ट्रांजेक्शन वाला? या सपोज करो आपने क्या करा, आप अपना एटीएम कार्ड लेकर के आप एटीएम सेंटर में गए और आपने वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करी, कार्ड डाला निकाला, आप अपने घर में किसी बच्चे को सिखा रहे हो और वो कार्ड डाला, पहले 10 रुपए निकाला, फिर कार्ड डाला 20 रुपए निकाला, तो ये सारे काम आप क्या कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, ठीक है, आपने सीखा, मगर बैंक वालों को तो गुस्सा आएगा। तो बैंक वालों ने क्या करा, आपके अकाउंट से क्या करे, उन्होंने 200 300 500 रुपए क्या कर लिए, काट लिए। अभी आपको थोड़ी ना मालूम है, बैंक वालों ने काट लिया तो आपको थोड़ी ना मालूम है, तो क्या होगा, उन्होंने घटा दिया, आपने नहीं घटाया। समझ गए? तो ये हो गया ट्रांजेक्शन वाली बात। और एक होता है क्या, एरर। एरर मतलब क्या होता है, आपसे या बैंक से कोई गलती हो गई है, आपसे या बैंक से कोई गलती हो गई। जैसे सपोज करो मैंने अपने बैंक में कोई पैसे, कोई चेक जमा किया, बैंक ने क्या करा, मेरी जगह किसी और के अकाउंट में वो पैसे डाल दिए, तो ये सर, ये तो गलती है, ये तो गलती है जो हुई है बैंक से। तो एक तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये सारी बातें आपकी रहेंगी, जिसमें बहुत सारे देखो आपको पॉइंट भी है, कुछ कुछ एग्जांपल अगलों ने दिया है, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय, देखो यहाँ पे अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउड, और यहाँ पे क्या इंटरेस्ट चार्ज्ड, यानी एक जगह वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है, एक जगह वो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, ये समझना। चलो इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर वेयर खरीद रखे होंगे, उन्होंने डिविडेंड दिया तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में डाल दिया, मेरे को तो मालूम ही नहीं है। समझ गए वो चीज आई? चलो देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप लोग कुछ चीजों को, ये सब चीजें आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये बाउंस बैक करने के लिए, दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट भी है तो मैं मान के चलता हूँ आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या आपने 11th 12th में एटलीस्ट पढ़ रखा है, तो इसीलिए मैं स्पीड को थोड़ा सा तेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप रिपीट कर रहे हो, तो अगर आप बाउंस बैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर क्या करना रहेगा अपने को, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं ये स्पीड को मेंटेन करके चल रहा हूँ। बट अगर आपको लगता है कि ये स्पीड ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए और अगले वीडियो में उसको ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। चलो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, मैंने अपने बैंक को क्या बोल रखा है, सुनो, मेरे लैंडलॉर्ड को क्या कर देना, तुम हर महीने ना 50,000 रुपए दे देना, ट्रांसफर कर देना। मैं भूल गया, बैंक तो नहीं भूला, उसने ट्रांसफर कर दिया, मुझे याद ही नहीं है, मैंने माइनस नहीं करा, बैंक ने माइनस कर दिया। समझ गए बात? चलो डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक, मेरे किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए, मैंने नहीं जोड़ा, बैंक ने जोड़ लिया। ये अच्छा, डिजॉनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, मैंने क्या करा, देखो बैंक से कोई बिल को डिस्काउंट कराया, मेरे को कहीं से बिल मिला होगा, मैंने बैंक में जाके डिस्काउंट करा लिया, तो मैंने क्या करा, उस पैसे को अपने अकाउंट में जोड़ लिया, मगर बैंक जब उस बंदे के पास पहुंचा, किसके पास, ट्रॉई के पास, उसने ना बैंक के मैनेजर पे ना कुत्ते छोड़ दिए, मोती इशू करके भगा दिया उसको, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, बट मेरे को थोड़ी ना मालूम है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। तो ये सारा, अच्छा और देखो क्या है, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये कह रहे हैं कि भाई, हाँ, अगर कोई, इफ गुड्स आर सोल्ड द डॉक्यूमेंट में बी सेंड थ्रू द बैंक इफ द बैंक इज एबल टू कलेक्ट देम, अच्छा बैंक को कहीं से पैसे मिले, उसने अकाउंट में डाल दिए, मेरे को जब पता लगेगा तो मैं भी डाल दूंगा। चलो तो ये सारी चीजें हो गई, आपको इसमें बहुत ज्यादा नहीं फंसना है, आपको बस ध्यान क्या देना है, देखो क्वेश्चन आपको आएगा दो तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें। एक तो वो है जहां पे आपको ना कैश बुक और पासबुक दोनों साइड बाय साइड वो आपको दे देंगे, क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं देंगे, दोनों आपको साइड बाय साइड वो दे देंगे। जैसे आप अगर नोटिस करो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में, तो देखना इन्होंने आपको क्वेश्चन फ्रेम करके बिल्कुल भी नहीं दिया, इन्होंने आपको क्या दे दिया, एक तो पासबुक, अच्छा, और एक दे दिया कैश बुक का बैंक कॉलम, ओके। अब कहते हैं रिकंसाइल करो, रिकंसाइल करो, ध्यान से देखना, पहले तो ये देखते हैं सर रिकंसाइल करने की जरूरत भी अपने को है या नहीं है। चलो देखो एक चीज देखना आप जरा ध्यान से, अगर आप बैलेंस चेक करो, बैलेंस, तो एट द एंड यहां पे कितना बैलेंस है, 2,43,000, ये देखिए 2,43,000, बैलेंस चेक करिए, ये बैलेंस है अपना कितना, 2,43,000। चलो इसमें चेक करो,
यहां पे देखो बैलेंस कितना है, 2,37,000। समझ रहे हैं? तो यानी ये बैलेंस बताइए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप कैश बुक में जाओगे, आपको भी मालूम है सर, क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड पे चेक करते हैं। यानी अगर ये क्रेडिट साइड में, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है सर? 2,37,000। बट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है सर? 2,43,000। तो सर ये जो देखो, डेबिट क्रेडिट का तो कोई पंगा ही नहीं है, ये तो अगर नहीं होता तो हमें टेंशन होती। पंगा कहां पे है सर? ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, इसको मैच कराना है। समझ गए? तो देखो, ये से क्वेश्चन इन्होंने जब करा भी होगा तो इन्होंने क्या किया होगा, ये देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, शुरुआत करेंगे, चलो इसको बाद में बनाएंगे, इसको जो है ना हम लोग बाद में बनाएंगे, बिकॉज ये एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, हमें पहले क्वेश्चन बनाना होता है। ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये अगलों ने आपको बस पासबुक और कैश बुक दे दिया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा। पासबुक के डेबिट साइड को कैश बुक के क्रेडिट साइड से, और पासबुक के क्रेडिट साइड को कैश बुक के डेबिट साइड से आपको मैच कराना होगा। मैं लिख देता हूं, मैं लिख दे रहा हूं ये चीज, रुकना। कैश बुक के डेबिट साइड को हम लोग मैच कराएंगे किससे? पासबुक के क्रेडिट साइड से। और कैश बुक के क्रेडिट साइड को हम लोग मैच कराएंगे किससे? पासबुक के डेबिट साइड से। और जो जो चीजें मैच कर गई उसको इग्नोर कर दें। जो भी चीजें क्या होंगी अपने पास कॉमन, उसको हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर। और जो भी चीजें क्या होंगी नॉट कॉमन, यानी 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 अगर कैश बुक के डेबिट साइड में है तो पासबुक के क्रेडिट साइड में नहीं है, या अगर कैश बुक के क्रेडिट साइड में है तो पासबुक के डेबिट साइड में नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे। और वो हमारा क्या बनेगा सर? वो हमारा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, और तब हम लोग बनाएंगे उसका आंसर। तो ये बात आपको समझ में आ गई? कोई ऐतराज है तो अभी के अभी बता दो, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, कितनी देर की वीडियो हो गई भाई? आधे घंटे की हो गई। कोशिश करते हैं थोड़ी देर और करने का, इतना देर तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 रहने देते हैं, ये वाला काम अपने को करना पड़ेगा, तसल्ली से करेंगे किसी दिन। और फिलहाल आगे आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब बात करते हैं रिकंसाइल करने के लिए क्या किया जाए। तो रिकंसाइल करने के लिए क्या चीज है, देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, एक बात ध्यान से, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 1 इज इक्वल टू 4 है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी 2 शुड बी इक्वल टू, और सॉरी 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 2 इज इक्वल टू 2 शुड बी इक्वल टू 3। समझ गए? ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। और ये दोनों ना, कलर चेंज करने दो, रुक जाओ रुक जाओ, अरे ठहर जाओ। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। कहिए कोई ऐतराज? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हाँ यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको कितने टाइप का आ सकता है प्रभु, ये देख लो। एक तो कॉज ऑफ डिफरेंस आर गिवन, यानी सिंपल प्रॉब्लम है, अगलों ने क्या करा, जो अनकॉमन चीजें वो आपको निकाल के दे रखी है। दूसरा, कॉज ऑफ डिफरेंस इज ऑल, मतलब इवन कॉज ऑफ डिफरेंस आर नॉट गिवन, यानी आपको सिर्फ वो क्या दे देंगे, कैश बुक और पासबुक दे देंगे। अब क्या करो, दोनों को बैठ के मैच कराओ, इसका डेबिट उसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट उसका डेबिट, मैच कराओ और अनकॉमन चीज निकालो और उससे प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो चलो ठीक है यार, कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, चलो। अच्छा, अगर कॉज ऑफ डिफरेंस गिवन है तो दो उपाय हैं भाई। क्या उपाय है? एक तो विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, और एक विद एडजस्टेड कैश, एसीबी बना के, ठीक है। और नॉट गिवन है तो अपना बस यही है कि एक स्टेप बढ़ जाता है, एक स्टेप अपना बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें भी रहेगा आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, और आई, अरे विदाउट लिखना था दादा, विदाउट, विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक और आफ्टर एडजस्टिंग कैश। समझ गए?
कोई ऐतराज है आपको? चलिए फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करेंगे, ये वाले इलाके पे फोकस करेंगे। उसके अंदर भी हम लोग अभी क्या करेंगे, इस वाले इलाके पे फोकस करेंगे। ठीक है, विदाउट एडजस्टिंग कैश। सुनो, एडजस्टिंग कैश भी कोई खास मुश्किल वाली चीज नहीं है। अगर देखो ईयर एंड पे काम होता है, ठीक है, अगर 31 मार्च को आप रिकंसाइल कर रहे हो तो एडजस्टिंग कैश बुक एसीबी बनाने के बाद ही आप रिकंसाइल करते हो। क्या होता है, जब एसीबी पढ़ेंगे तब सीखें। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए सुनो, जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखो, ये अपना ईयर है, ये पूरा ईयर है, सपोज करो 21 22। अगर आप बीच में कभी भी रिकंसाइल करते हो, से फॉर एग्जांपल आपने रिकंसाइल कर लिया 30 सितंबर को, आपने रिकंसाइल कर, तो आप चाहो तो एक काम करो, विदाउट एसीबी भी कर सकते हो और विद एसीबी भी कर सकते हो। बट अगर आप ईयर एंड पे करते हो या जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड है उसके एंड पे करते हो, तब आपको कंपलसरी है कि पहले एसीबी बनाना रहेगा, उसके बाद क्या करना रहेगा आपको, बताओ बताओ बताओ, उसके बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। ठीक है, कोई डाउट बोलिए? चलो, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। मैं आपको आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना चाहिए, आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो वो देखते हैं। विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एसीबी, ये तो आपको मालूम है सर कब करते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप ईयर एंड से पहले, ईयर के मिड में कभी कर रहे हो तो आपकी मर्जी, आप विदाउट प्रिपरेशन करो या विद प्रिपरेशन ऑफ एसीबी करो। चलिए, ये सब मत पढ़ना, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब मत पढ़ना, अपने गट फीलिंग, अपने इंस्टिंक्ट पे, अपने कॉमन सेंस पे क्वेश्चन बनाना, वो आपके लिए बढ़िया। ये सब पढ़ोगे कॉज और डिफरेंस और क्या करने का है क्या नहीं करने का है, एकदम बेकार बात। मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एकदम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप अधिक से अधिक ये कर सकते हो, मैं आपको जो तरीके बता रहा हूं आप उसको करना और फिर आंसर ढूंढना और उसको यहां से टैली करा लेना। आप अधिक से अधिक ये करना बस, अदरवाइज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, अच्छा, ये देखिए सर, ये एक अच्छी बात है, बैलेंस प्रेजेंटेशन प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन। सर कौन सा प्रेजेंटेशन? देखो, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई करी है तो आपको मालूम होगा उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हमें ये प्लस एंड माइनस वाला प्रेजेंटेशन सिखाया था। याद आ रहा है? ये वाला देखो, कहां गया भाई, कहां गया भाई, कहां गया? ये देखो प्लस माइनस, अगर आपको याद आ रहा हो तो। एलिमेंटल जो हमारा इसमें जो एनसीईआरटी वाली बुक होती थी या डीके गोयल सर की वगैरह की या टीएस ग्रेवाल सर की बुक होती थी, वहां पे हम लोग कौन सा मेथड पढ़ते थे? प्लस माइनस वाला। अभी क्या है, एक मेथड और अपना बनता है, कौन सा मेथड बनता है सर? ये वाला मेथड बनता है, कौन सा? बैलेंस प्रेजेंटेशन वाला। आप डिसाइड करिए आपको कौन सा मेथड सूट करता है, बाकी दोनों भी मेथड से आंसर शुड बी सेम, आंसर तो सेम बनेगा। ठीक है, अच्छा ये भी देख लेते हैं सर, इंस्टीट्यूट को कौन सा मेथड पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, इंस्टीट्यूट ने देखो क्या करा है, ये बैलेंस वाले मेथड से बनाया है, प्लस माइनस वाले मेथड से नहीं बनाया। देख रहे हैं आप, ऐड और लेस दोनों इसी में कर दिया है, एक ही कॉलम में किया है। आगे और देखो, इसमें भी एक ही कॉलम, डिटेल वाले कॉलम को इग्नोर करो, एक ही कॉलम है यहाँ पे, प्लस माइनस वाला नहीं है। यहां भी देखो एक ही कॉलम है, देख रहे हो? हाँ, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद प्लस एंड माइनस, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। तो देखो, अगर आप बिल्कुल आपको ये लगता है कि नहीं सर हमारा प्लस एंड माइनस मेथड बढ़िया से पढ़ा हुआ है 11th में, तो आप प्लस एंड माइनस मेथड वाले के साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अदरवाइज आप जो है बैलेंस मेथड कर सकते हो, दोनों में भी आंसर क्या आएंगे आपके? सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखो, इन्होंने जब भी बनाया है मोस्टली इन्होंने क्या बनाया है? बैलेंस मेथड ही बनाया है। ये देख रहे हो, सब में इन्होंने बैलेंस मेथड को ही प्रेफर किया। तो आप भी बैलेंस मेथड को लेकर के चलो ना यार, क्यों अपने को प्लस माइनस मेथड करना? देख रहे हो सब में बैलेंस मेथड है। ठीक है, चलो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को प्लस माइनस मेथड सीखना है, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ और मैं प्लस माइनस मेथड आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। ओके, आगे बढ़ें सर, एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको यह बताना है कि बीआरएस का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आपको बीआरएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, आपको प्रोसीड कैसे करना चाहिए, ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा। इसीलिए ये क्लास हमारी, ये जो अभी ये जो हम इलिस्ट्रेशन करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि इसके बाद आपका एक बेस बन जाए और आगे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए। ओके सर, आगे बढ़ें, चलो।
इलिस्ट्रेशन नंबर 2, देखो ब्रेक मैं यहाँ पे तो नहीं दे सकता, आपने क्या करना, अगर आपको ब्रेक की दरकार लगती हो आप आराम से वीडियो को पॉज करो और ब्रेक पे जाओ। कितनी देर का? अधिक से अधिक सर 5 मिनट का, ठीक है। और ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेकर के आइए और वापस से यहाँ से वीडियो देखना शुरू कीजिए। ओके, चलो अब देखते हैं सर अगलों ने। अच्छा, क्वेश्चन का तरीका क्या होता है आप भी जानते हो, एक बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा तो आपसे बैलेंस एज पर पासबुक पूछेंगे वो, और अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा तो आपसे बैलेंस एज पर कैश बुक पूछेंगे। यही करते हैं हम लोग, यही काम होता है हमारा। चलिए देखते हैं। एक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इसको आपने पूरे ध्यान से सुनना है और बिना इमोशन लगाए अंदर बिठा लेना। क्या बिठा लेना है? सुनो, जहां से क्वेश्चन शुरू होगा वो है गलत, और जहां हमें पहुंचना है वो जगह है सही। ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होएगा वो इलाका, वो पॉइंट हमारा क्या होगा? गलत। और क्वेश्चन हमें जहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा वो पॉइंट हमारा होगा सही। गलत सही, गलत सही, आपको ये चीज लेकर चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सुनिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर पासबुक भी नीचे गिवन है, मगर ऊपर क्या गिवन है? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक को लेकर चलोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। यानी हम वी आर रॉन्ग, अवर अकाउंटेंट इज डफर, उसको कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ है। और बैंक इज क्या? राइट। बैंक इज, बैंक का जो अकाउंटेंट है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारा अकाउंटेंट तो एकदम कतई कुछ भी नहीं। समझ गए बात को? लेकिन अगर क्वेश्चन को मैं यहां से लेकर यहां जाऊंगा तब बताओ क्या होगा? तब ये गलत हो जाएगा और ये आपको क्या लेके चलना होगा? ये सही। बोलिए, ये बात समझ में आई? अभी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई चलेगा। अभी हमने को क्वेश्चन बनाना है, इधर से उधर भी जाएंगे, उधर से इधर भी आएंगे। चलो भाई देखें फिर फटाफट से एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, हमारा टारगेट आज का लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। चलो, कौन सा मेथड लगाऊं बताओ? ये वाले मेथड से करें, बैलेंस मेथड से? तो चलो, बीआरएस हमारा, बीआरएस बना रहे हैं हम लोग। चलो भाई, चलो जी, है ना। हमने क्या लिखा सर? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रुपया? 2,40,000। और सुनो, अनलेस अंटिल, जब तक वो आपको ये ना कह दें, जब तक वो आपको ये ना कह दें कि सर इसमें क्या कहते हैं, ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तब तक आपने नेगेटिव बैलेंस नहीं मानना, आपने क्या मानना है? इसको पॉजिटिव बैलेंस ही मान के चलना है, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रहा सर हमारा? ये हमारा हो गया ज्यादा नहीं, कितना, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, कहां गया, ये रहा। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा है, थोड़ा सा भाई तुम नजदीक जाओ, हाँ अभी ठीक है। ओके, तो अभी अपने को क्या देखना है? ध्यान से सुनना, अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर हमने शुरुआत कहां से करी है? हमने शुरुआत करी है कैश बुक से, तो आपको बस ये मान के चलना है कि जो बैंक है वो सही है और हम क्या हैं? गलत हैं। बात समझ में आ गई? चलो मैं इसको कहीं लिख भी देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? हम गलत और बैंक सही। कहो कोई ऐतराज? हम क्या हो गए? गलत हो गए, यानी हमारा अकाउंटेंट क्या हो गया? बेवकूफ, और बैंक अकाउंटेंट क्या हो गया? समझदार। कहिए कोई ऐतराज? क्योंकि हमें जाना कहां से है? हमसे बैंक तक, तो हम गलत, बैंक सही। चलो भाई, अब देखते हैं आराम से, कोई लोड नहीं लेना, टैक्टफुली सोचिएगा, लॉजिकली सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, चैप्टर आपके ग्रिप में अपने आप आ जाएगा। चलो पहला देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना रुपया? 1,36,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब सुनो ध्यान से, मैंने चेक इशू किया है, मैंने चेक इशू किया है, तो जब मैं किसी को चेक देता हूं, जब मैं किसी को चेक देता हूं तो मैं अपने बैलेंस को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा? मैं अपने बैलेंस को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा? मैंने आपको चेक दे दिया,
मेरा कोई सप्लायर है, मैंने उसको क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया। आप बताओ ना, अगर मैंने चेक इशू कर दिया है तो मैं अपने बैलेंस को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? जवाब बहुत आसान है सर, मैं माइनस करूंगा। तो सुनिए, मैंने क्या कर दिया पहले केस में, यानी यहाँ पे पॉइंट नंबर टू, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 1,36,000। लेकिन क्या वो बंदा अभी तक बैंक पहुंचा है जिसको मैंने चेक दिया है? नहीं पहुंचा है। तो बैंक ने कितना माइनस किया है? बैंक ने कुछ भी माइनस नहीं किया है। इसको मैं काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं कि बैंक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बैंक ने कुछ भी नहीं किया। तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब सुनो, गलत कौन है सही कौन है? मैं हूं गलत, बैंक क्या है सही। अब ये मत करना सर मैंने तो दिया है तो फिर माइनस तो करना बनता है ना। ना 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 ना, इमोशनल तो आपको होना ही नहीं है, इमोशनल आपको होना ही नहीं है। सुनो ध्यान से, मैंने माइनस किया, नहीं करना था। क्यों? क्योंकि सर बैंक ने नहीं किया। तो बैंक ने माइनस नहीं किया, आपने माइनस कर दिया। अब आपको बैंक के बराबर होना है, आप कैसे होगे? सर एक ही उपाय है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर प्लस करना पड़ेगा। कितना? 1,36,000। तब जाके क्या होगा, मेरा भी लेवल कहां पहुंच जाएगा, जीरो। इसको आप डैश भी लिख सकते हो या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, जीरो, क्योंकि सर बैंक ने कुछ किया ही नहीं है, ना कोई प्लस किया ना कोई माइनस किया। तो मुझे बैंक के क्या जानना है, एट पार जानना, एट पार जानना। बात समझ गए? मैं काम करता हूं, यहाँ पे ये बना देता हूं, रुको, मैं यहाँ पे कर देता हूं इज इक्वल टू। आपको दोनों को क्या करना है, इज इक्वल टू करना है। खुद को बैंक के क्या करना है, बराबर करना है। तो मैंने -136 कर दिया, अब बैंक के बराबर कैसे होगा, तो कुछ किया ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एड में आप लिखोगे, आप ये सब लिख लेना भाई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं एड में जाकर के यहाँ पे लिख रहा हूं कितना रुपया, 1,36,000। भाई डिटेल आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, जो भी चीजें मेरे को क्या करनी है, ऐड और लेस करनी है, मैं अमाउंट लिख रहा हूं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, तीसरा नंबर जो है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। देखो मैंने बैंक में चेक जमा किया, जैसे ही मैं बैंक में चेक जमा करूंगा मैं अपने बैलेंस को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया 90,000। मगर बैंक का अभी तक तो हमारे पास पैसा आया ही नहीं है। तो बैंक ने क्या बोला, ना ना ना, जीरो, जीरो। अब बताइए, बैंक को तो अपन टच कर नहीं सकते, क्यों नहीं टच कर सकते, बिकॉज बैंक इज ऑलवेज राइट। और क्यों राइट भाई, क्यों राइट? क्योंकि हमने क्वेश्चन शुरू किया है कैश बुक से, इसीलिए बैंक राइट। अगर क्वेश्चन शुरू करते पासबुक से तो बैंक ऑलवेज रॉन्ग, वी विल बी राइट। बट अगर हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कैश बुक से तो हम हैं क्या, रॉन्ग, और बैंक है। चलो अब इसको ठीक कैसे करें सर, सुनिएगा। इसका एक ही उपाय है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90,000 माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों भी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। कहो कोई ऐतराज? यानी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, आप उसको क्या करोगे, 90,000 को क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। कहो समझ में आया या नहीं आया? कोई ऐतराज नहीं है आपको? आगे बढ़ा जाए? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चलो जी चौथा देखते हैं। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 300, बैंक ने क्या करा है, 300 रुपए माइनस कर दिए। बैंक ने क्या करा, 300 रुपए माइनस कर दिए, और सॉरी 3,000 हो गया। बैंक ने क्या करा, 300 माइनस कर दिए, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। तो क्या करें, बैंक को बोल दें कि तुम प्लस कर लो? नहीं बोल सकते, बैंक सही है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी 300 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, अपने को यहाँ पे क्या करना रहेगा, 300 क्या करना रहेगा। प्लीज एक काम कर लीजिएगा, ये जो लिखना विखना है ना, ये सब चीज आप लिख लीजिएगा, ये सब सारी चीजें जो लिखी हुई हैं ये सब आप प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, चलो टाइम कंस्ट्रेंट है भाई, तो थोड़ा सा उस चीज को भी कंसीडर करना पड़ता है। चलो नंबर 5, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,250 रुपए। बैंक ने क्या करा, आपके अकाउंट में 1,250 रुपीज जोड़ दिए। आपने कितना जोड़ा, कुछ भी नहीं। तो सर बराबर कैसे करें बताओ, गलत तो हम हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को भी 1,250 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1,250 रुपए ऐड कर देंगे। कहो कोई ऐतराज? पक्का? आगे बढ़े जी सर। और लास्ट, लास्ट क्या है भाई, लास्ट तो कुछ है ही नहीं, लास्ट तो ये है सर,
बैलेंस एज पर पासबुक। तो बस आपने क्या करना है सर, आपने ये करना है, इसको आप कर दो टोटल, और आपका यहाँ पे जो भी निकल के आएगा वो क्या आएगा सर, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक जो भी निकल के आता है मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं सर, 286,950, और देखो ये यहाँ पे गिवन भी। अब सुनो आज का होमवर्क क्या, पहले आप इसको देख लो ध्यान से, ये जो भी लिखना है आप लिख लेना, ये सारा कर लेना। प्लीज ये वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा, ये वर्किंग नोट बनाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बिलीव मी, क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए आपका आज का होमवर्क क्या है। पहला होमवर्क, जिनको ये मेथड सूट नहीं करता, प्लस माइनस मेथड बनाना है, वो प्लस माइनस मेथड एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा, प्लस वाले का अलग कॉलम बनाइएगा, माइनस वाले का अलग कॉलम बनाइएगा। और आपका होमवर्क आज का ये रहेगा, आप बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन को शुरू करिएगा। देखो अभी ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। आप क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करिएगा कहां से, बैलेंस एज पर पासबुक से। तो क्या हो जाएगा, बताओ 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 क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा गलत और हम लोग हो जाएंगे सही। तो आप क्या करिएगा, वहां पे आप ऐसे बनाइएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए। अगर आप शुरू कहां से करोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, अगर आप इससे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, कितना 286,950, 286,950 अगर आप शुरू करोगे, और सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, इसको तो हमें यहां पे लिखना था, हाँ यहाँ पे लिखना था ना भाई। ठीक है, अगर आपने यहां शुरू कर दिया, फिर आप क्या करोगे, कुछ चीजें ऐड करोगे, कुछ चीजें लेस करोगे। तो जब आप इसका वर्किंग नोट बनाओगे, इसका जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, हम लोग क्या हैं, इस बार हम लोग सही हैं, और इस बार बैंक क्या होगा सर, बैंक होगा गलत। बात समझ में आई, और ये 2 3 4 5 आपको यहां पे करना होगा। प्लीज ये वाला काम आप लोग खुद कर लीजिएगा। कहिए इस बार आपको क्या ध्यान रखना है, इस बार हम सही हैं और बैंक क्या है, बैंक गलत। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ये बात को ध्यान में रखिएगा, इमोशनल मत होइएगा। आप इस चीज को लेकर चलो कि जहां से क्वेश्चन शुरू होएगा वो गलत होएगा, और जहां पे क्वेश्चन हमें एंड करना है वो जगह हमारा क्या रहेगा, सही। ठीक है, तो बस यहीं पे आज की वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं, और आज के लिए काफी हो गया भाई। आपने क्या करना है, फटाफट से आप जितना क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना चाहो आप करना। मैंने क्या क्या आपके लिए छोड़ा हुआ है अभी, एक तो होमवर्क का है, और मैंने क्या क्या बताना है आपको, एक तो वो इलाका जहां पे हमें क्वेश्चन पहले फ्रेम करना है, एडजस्टेड कैश बुक और ओवरड्राफ्ट। तो एक क्लास और लगेगा, 1 घंटे का, कोशिश करेंगे उसमें ज्यादा डिटेल अपने को थ्योरी करनी नहीं है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 2 3 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक आप लोग क्या करेंगे, जो भी दिक्कत आएगी आप लोग हमें बताएंगे। और हाँ, जो हमारा ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, इसको आप लोग एक बार जरूर कंसीडर कीजिए, बिकॉज आप याद रखिए कि जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे तब तक एग्जाम लिखना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब बाय लक पास कर जाए उसकी मैं गारंटी नहीं बोलता, लेकिन अदरवाइज आप याद रखिएगा, स्टडी आप पहले करते हो, स्टडी, फिर उसको आप कंबाइन करते हो किसके साथ, रिवीजन, फिर उसको आप कंबाइन करते हो टेस्ट के साथ, तब जाकर के आपका क्या होता है, आपको सक्सेस मिलती है। ये कॉम्बिनेशन, ये फार्मूला। और सुनिए ध्यान से, मैं आपको एक बात बता दूं, सारे बच्चे गलती कहां पे करते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग इसमें लगाते हैं, उससे कम दिमाग इसमें लगाते हैं, और सबसे कम दिमाग इसमें लगाते हैं। बात समझ में आई, आपको क्या करना है, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूं, आपको जितना टाइम इस पे लगाना है उसका डबल टाइम आपको इस पे लगाना है, और जितना टाइम आप रिवीजन पे लगाओगे उससे भी डबल टाइम आपको टेस्ट देने में लगाना है। एक बार में आपका अटेम्प्ट क्लियर होगा, नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, स्टडी बार बार करने से कुछ नहीं बदलता, एक ही टॉपिक को आप 10 बार पढ़ोगे, 10 अलग अलग किताबों से पढ़ोगे, मल्टीपल क्वेश्चन लगाते, फर्क नहीं पड़ता। आप 20 क्वेश्चन लगाओ, उसी को आप 4 बार लगा लो, वो 100 क्वेश्चन लगाने से ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप 5 क्वेश्चन लगाओ लेकिन उसको 5 बार लगाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है भाई, और उसके बाद आप कहां तक पहुंचे हो अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट, वो देना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये रहा, और
अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जहां भी दिक्कत आती है आप बस आराम से मन में ये सोचिए ये चीज भी ठीक हो जाएगी, मुझे इस पे मेहनत करनी है, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने, मुझे रास्ते ढूंढने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से रहिए, सेफ रहिए और कीप स्टडी। ठीक है, चलो बाय।